नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगी जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। राजधानी भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयोगों, विभागों और विशेषज्ञों के साथ कानून के प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आदिवासी समुदाय के अधिकार, महिलाओं से जुड़े विषय और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि यूसीसी की वेबसाइट पर लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं। इन सुझावों और विभिन्न संस्थाओं से मिले फीडबैक के आधार पर कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले समाज के अलग अलग वर्गों की राय को शामिल करना जरूरी है। बैठक में अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे में शामिल करने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके लिए 4 सुझाव सामने आए हैं। आदिवासियों को पूरी तरह बाहर रखना, पूरी तरह शामिल करना, केवल कुछ मामलों में लागू करना या इसे वैकल्पिक रखना यानी ऑप्शनल रखना। दरअसल गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू है। इसके अतिरिक्त असम की सरकार भी अपने राज्य में यूसीसी के ड्राफ्ट पर काम कर रही है। अब जब बात ड्राफ्टिंग कमेटी की हुई, यह बैठक हुई जिसमें चर्चाएं हुई, इसके बाद विपक्ष की तरफ से आरोप भी सामने आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने सरकार पर प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। पहले ये 2 महत्वपूर्ण बाइट सुन लीजिए आप, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यूसीसी तो लेके आएंगे, पर उन आदिवासी बहनों का जिनके साथ 2,61,000 के आसपास गायब हो गई पिछले 5-7 साल में, उनका पता ही नहीं है कहां गई। वो कहां बेच दी गई, कहां पे उनका अलग अलग तरीके से शोषण हो रहा है, किस स्थिति में। 2,61,000 बहनें छोटी संख्या है, तो इसके सवाल का उत्तर कौन देगा भैया? ये आदिवासियों की बेटियां हैं। कांग्रेसियों की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनको किसी वर्ग के विकास की ही चिंता नहीं है। ऐसे यूसीसी में भी जब अन्य समाज और धर्म के लोगों को भी वही हिस्सा मिलेगा जो किसी और समाज को मिलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी जो बौखलाहट है वो तेजी से हो रहे इस देश में और प्रदेश में बदलावों से है या उसकी छिनती हुई वोट बैंक की राजनीति से। चलिए विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका सबसे पहले आपसे परिचय करा देता हूं। अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। समृद्धि श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। समृद्धि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, शुरुआत समृद्धि जी आपसे कर रहा हूं। जब एक देश और एक विधान, तो आखिर कांग्रेस क्यों परेशान? यही से शुरुआत करते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं यूसीसी की, तो ये बात जानना जरूरी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी एक नया टाइप का प्रोपेगेंडा लेके आई है, ये जरूरी बात। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते, ये सरकार अपनी नाकामयाबियों पर ये गिरते हैं, तभी एक नए झोले से एक नया चीज लेके आते हैं। मैं आज बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी के बता देना चाहूंगी कि जब सुबह एक आदिवासी माँ जगती है तो वो अपने बच्चों के लिए यूसीसी की मांग नहीं करती है, वो मांगती है सस्ता राशन और पीने के लिए पानी। जब एक बेरोजगार युवा सुबह उठता है तो वो अपनी फटी हुई किताबों को देखकर यूसीसी की नहीं दरकार करता है, वो दरकार करता है कि रोजगार दे सरकार। पर उसमें तो इनकी सरकार पूरी तरीके से विफल है। ये समझना चाहिए कि जिस तरीके की मोहन यादव जी की सरकार ने डेडलाइन दी है 60 डेज की यूसीसी को ड्राफ्ट करने के, काश हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इतनी फुर्ती से अपनी पटवारी भर्ती घोटाले की भी जांच करते। काश वो इतनी फुर्ती से जो बरगी डैम में हादसा हुआ उसकी भी जांच करते। काश वो इतनी फुर्ती से ये चीज भी जांच करते कि जब 30 किलोमीटर दूर इनके घर से एक लड़की के साथ शोषण होता है, तो क्या ऐसी क्या गतिविधियां हैं? 2 लाख से ज्यादा महिलाएं, आदिवासी महिलाएं गायब है, उस पर इनकी कोई जवाबदारी नहीं है। यानी समृद्धि जी आवश्यकता है कि नहीं यूसीसी की आवश्यकता है कि नहीं मध्य प्रदेश में? सीधे ये बताइए, यूसीसी की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि सरकार पूरी तरह से अब इसकी तैयारी में लग गई है। विपक्ष को क्या लगता है कि यूसीसी की आवश्यकता है कि नहीं? छोटा सा ये बात जानना जरूरी है कि 2018 में कमेटी बनी थी जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ना यूसीसी की अभी जरूरत है,
और ना ही इसकी नेसेसिटी है। तो बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। हमारे देश को और प्रदेश को जरूरत है रोजगार की, साफ पानी की, साफ राशन की, सुरक्षा की, आदिवासियों की जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने की। बिल्कुल मैं 3 सवाल करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहला मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में बड़ी बड़ी गारंटीज दी थी, वो आदिवासी गारंटीज आज कहाँ है? आदिवासी क्षेत्रों में जो चमचमाते हुए स्कूल कॉलेजेस की उन्होंने बात की थी वो कहाँ है? वो जमीन पर क्यों नहीं है? डेटा देखिए, ये बात जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पे अत्याचार करने के मामले में देश में टॉप पे चल रहा है। ऐसे समय पे हम एक और चीज ला रहे हैं, हमको क्या इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि हम ऐसी चीजों में टॉप कर रहे हैं, हम लिटरेसी में टॉप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कितनी गलत बात है? आप ये बात बताइए कि कहाँ है जवाबदारी? अजय जी जवाब देंगे। अजय जी ठीक है, समृद्धि जी लौटूंगा आपके पास। अजय जी क्यों आवश्यकता है? कह रही है समृद्धि जी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है यूसीसी की कोई भी मध्य प्रदेश में। क्या तैयारी है आपकी, क्या ऑब्जेक्टिव है, जरा उसको क्लियर कर दीजिए। बहन अभी समृद्धि जी जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रही थी, तो मुझे लगता है युवा जोश के साथ साथ हमें होश की भी आवश्यकता है। 2014 के बाद से इस देश में जो आमूलाग्र परिवर्तन आया है वो सारे देश के नागरिकों के जीवन को जिस प्रकार से उनके स्तर को बढ़ाने के लिए लक्षणीय काम हुआ है, वो मुझे लगता है कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको कोई परिचित नहीं है। लेकिन अभी यूसीसी के विषय पे आज हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से यूसीसी की आवश्यकता क्या है? हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि आर्टिकल 44 जब इन्होंने इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, तो उसकी मंशा थी कि हमारे देश के नागरिकों के लिए सिविल लॉज पर्सनल लॉज एक जैसे होने चाहिए। एक देश एक विधान की बात उन्होंने की थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय संविधान सभा की जो बहस थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में इस पर एकमत नहीं हुआ था, इसको फंडामेंटल राइट में रखना कि इसको डीपीएसपी में रखना, तो इसको दिशा निर्देशक तत्वों में रखा। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कल्पना की थी कि जब कभी हमारे देश में यह परिस्थिति आ जाएगी कि नागरिकों के सिविल लॉज एक जैसे होने चाहिए, चाहे उनके मैरिज के विषय रहे, उनके डिवोर्स के विषय रहे, उनके इनहेरिटेंस के विषय रहे या एलिमोनी के विषय रहे, इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक समान ट्रीट करना चाहिए। आज हमारे देश में क्रिमिनल लॉज सभी को एक तरीके से गवर्न करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी वर्ग से आते हो, बहुसंख्यक हो, सबके लिए एक समान क्रिमिनल लॉज है। उसी प्रकार से हमारे पर्सनल लॉज भी भिन्न भिन्न होने की वजह से हम देखते हैं कि जिस जेंडर जस्टिस की हम बात करते थे, हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि महिलाओं को अधिकार दें, लेकिन नागरिकों की उस अधिकारों के सुरक्षित करने की दृष्टि में विगत 70 वर्षों से देश के संविधान बनने के बाद में आज भी हमारी बहन बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलता। एक वर्ग में, एक धर्म में हम ऐसे देखते हैं कि डिवोर्स का विषय जब आता है तब उसका कोई मत नहीं होता। मैरिज के विषय में उनके कई जगह ऐसे, कई धर्मों में ऐसे विषय कि उनका अपना कोई मत नहीं होता। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिकार सुनिश्चित करने के लिए और वन नेशन वन लॉ की जगह हम ये बात करते हैं कि वन नेशन इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, महिलाओं को समान अधिकार मिले। ये जेंडर, ये बात विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रही है? ये बात विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों इसे पटवारी और अन्य लोग शिगुका कह रहे हैं? राजनीति अभी मेरी बहन ने बहुत विषयों की चर्चा की, तो देश तो कोई 2014 के बाद से उसके पहले भी देश था। आपको स्वच्छ पानी की चिंता करनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उनको लगता है कि प्रत्येक घर तक के शुद्ध पेयजल पहुंचाना चाहिए, योजना बनती है जल जीवन मिशन, नल जल, प्रत्येक घर तक के नल जीवन के 15 करोड़ घर बन जाते हैं, 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाने की आवश्यकता पड़ती है, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने पड़ते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद में 2014 के बाद में ऐसी सरकार आई जिसे लगा कि प्रत्येक व्यक्ति का देश के बैंक का खाता होना चाहिए, 55 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुलते, विशेषकर 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देश ने विकास किया है। रही तुष्टीकरण की राजनीति अपने गट्ठा वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए, और ये जनजातीय आदिवासियों की बात करते हैं। चार फैक्टर जो अजय जी ने कहा कि उसको आप समझ पा रही हैं। कानूनी समानता की बात कर रहे हैं, लैंगिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों पर रोक की बात अजय जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय एकता का मैसेज जाएगा। क्या ये आवश्यक चीजें नहीं है? क्या जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊं। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है क्या इसमें? इंडिया जिसको बीएन चौहान ने हेड करा था, उनने जब एक 185 पेजेस का पूरा उन्होंने जब एक कमेटी में उन्होंने बताया था स्टैंड, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ना ही नेसेसिटी है ना ही डिजायरेबल है। हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार अभी जो समय चल रहा है, हमारा देश और प्रदेश अलग टाइप के मुद्दों से जूझ रहा है, हमको उन पर ध्यान देना चाहिए, ना ही यूसीसी पे। आप मुझे बताइए, जिस प्रकार के हम देख पा रहे हैं घटनाएं होती जा रही है हर प्रतिदिन, क्या इस समय यूसीसी जरूरी है? और हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मेरे बड़े भाई जी ने बोला, ये बात जानना जरूरी है कि आर्टिकल 25 और 26, आर्टिकल 29 हमको ऑलरेडी
अजय जी जल्दी से भूपेंद्र जी से मुझे समझ देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस विषय यूसीसी जैसे विषय पे हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं तो हमारी समझ बड़ी विस्तृत होनी चाहिए। देश के संविधान निर्माताओं की मूल भावना, उनकी आकांक्षा का सम्मान होने की आवश्यकता है। दूसरा, आर्टिकल 25-26 की आप बात करती है, लेकिन उसी संविधान ने महिलाओं के लिए जो अधिकार सुनिश्चित किए थे, क्या हम इंश्योर कर पाए? आज देश की स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं है। डिवोर्स का जब विषय आता है तो उनको कई धर्मों में उनको अधिकार नहीं है कि वो डिवोर्स में अपना मत दे पाए। इनहेरिटेंस के विषय में भी ऐसे विषय हैं, तो इन विषयों को कहीं ना कहीं एकरूपता नहीं। दूसरा विषय इन्होंने कहा था जल्दी से धवले जी, कोई कमेटी के बारे में आप बात करी थी। देश का सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में क्लैरिफाई कर चुका है, देश का सर्वोच्च न्यायालय सरना मुद्दल में क्लैरिफाई कर चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज देश को आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है उसको जस्टिफिकेशन में जजमेंट में जजमेंट में ठीक है आवश्यकता और अनावश्यकता पर बात जरूर करेंगे आगे। समृद्धि जी लौटूंगा आपके पास, भूपेंद्र जी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं कब से। बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी, समृद्धि जी लौटूंगा फिर आप जवाब दे लीजिएगा, सवालों के साथ लौटूंगा। भूपेंद्र जी, दो तस्वीरें इस वक्त यूसीसी को लेकर, एक तस्वीर जो अजय धवले जी दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो समृद्धि जी दिखा रही है, लेकिन आपके नजरिए से, आपके अनुभव से वो क्या एक्चुअल तस्वीर यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश की होनी चाहिए? मैं चाहता हूं उस पर आपकी टिप्पणी हो। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी की आवाज सही से नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 भूपेंद्र जी, इसका इस्तेमाल पहले करना था। शुरू से बात रखिए आप। देखिए, आज हम यूसीसी की बात करने की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता है, और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है। और इसमें जब 1947 में जब देश आजाद हुआ और जब संविधान लागू हुआ, तो अनुच्छेद 44 जिसकी व्याख्या भी पूर्व प्रवक्ता ने ही की, क्योंकि उन्होंने माना कि जब देश की नागरिकता और उसकी परिपक्वता हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो उसके विषय में एक जिस तरह से एक समान संहिता होनी चाहिए सारे लोगों के लिए उनकी। लेकिन उसमें एक छूट है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में कहीं हस्तक्षेप नहीं, जैसे अभी समृद्धि जी कह रही थी आर्टिकल 26 और 14 जिस तरह से वो कहना चाह रही थी, तो 44 में जो व्याख्या है, सरकार कोई नई चीज लागू नहीं कर रही है। सरकार देश के बाद उस संविधान की धारा के अनुच्छेद, उसमें एक यूसीसी रिफॉर्म की जो बात कही गई है, आज देश में बहुत आवश्यक है। आप देखिए, एक देश एक संविधान, जो जब एक देश एक संविधान है तो एक कानून होना चाहिए, एक नियमावली होनी चाहिए। अब उसकी बात रही, निश्चित रूप से भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, निश्चित रूप से। लेकिन साथ साथ उन विविधताओं में समान रूप से एक सहभागिता भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से सरकार ने विभिन्न कानूनों को खत्म करके, जैसे हमने एक टैक्स को खत्म किया, एक जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स लाए, वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, इसी तरह से हम एक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं ला सकते हैं? लानी चाहिए और आवश्यक भी है इस देश में, क्योंकि हमने पूर्व सरकारों ने जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, अलग अलग जो नियम बनाए, उनकी धाराओं ने, इससे राष्ट्रीयता मजबूत होगी। यह कहना बिल्कुल गलत है कि राष्ट्रीयता मजबूत नहीं होगी, और उनका सम्मान है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो आस्थाएं हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं और कहीं पर भी उसका कटाक्ष नहीं है। लेकिन अगर इसमें कहीं कुछ लग रहा है कि इसके नियम में कुछ आपत्ति है, तो विमर्श करके, इसकी चर्चा करके, इसके अनुरूप ड्राफ्टिंग बनाई जा सकती है। तो वही चर्चा ही हुई है ना आज, लेकिन आज चर्चा ही तो जारी थी ना, वन पेंशन की स्कीम हुई, महिला संगठन वन राशन कार्ड की स्कीम चल रही है, इसी तरह से वन नेशन और वन समान संहिता भी होनी चाहिए। ये देश की मांग है। आप देखिए ना, धारा 370 को खत्म करने के लिए जब ये इस तरह से एक संविधान की, एक वही संविधान की एक धारा के तहत जम्मू कश्मीर में एक अलग विशेष अधिकार था, आज उसको खत्म किया गया, और खत्म करने के बाद देखा देश का अभिन्न अंग बना वो। तो ये चीज है, जब जिस तरह से जब सरकार जिस तरह से
फैसला लेती है वो मानस के अनुरूप है और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है। और ये संविधान के अंदर जब अनुच्छेद 44 कहा गया है उसी के अनुरूप ड्राफ्टिंग की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ जोड़ना चाहिए तो जरूर विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन सरासर रूप से इसका विरोध करना मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता को कमजोर करने के लायक है। ठीक है भूपेंद्र, लेकिन उसमें अगर कुछ ड्राफ्टिंग में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं हाँ उससे करें। ठीक है आपके नियम सुझाव के साथ मैं आगे बढ़ा रहा हूं चर्चा को। राष्ट्र के अनुरूप न बना के धर्म के अनुरूप बनाने की कोशिश की है जिससे एक तुष्टीकरण का वातावरण बना है, वोट डिवीजन हुआ है। हाँ समृद्धि जी, मैं आप तक ही लौट रहा हूँ। भूपेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा लौटूंगा आपके पास। आपने बहुत अच्छी बातें कही समृद्धि जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब लाई गई थी तो भी उस पर इनने पोर्टल बनाया है जिसमें इन्होंने बोला था कि सुझाव आएंगे, और फिर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, हमें बताया नहीं गया किसने क्या सुझाव दिए। इनके पास पूरा डेटा तो अवेलेबल होगा ही। तो जैसे ये फिर से एक बार कह रहे हैं सुझाव की सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं, पूरा पोर्टल बनाया गया है, तो ये जनता के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे कि क्या डेटा है, किसने क्या सुझाव दिए। बिल्कुल नाम के साथ अगर आप उनकी वेबसाइट देखेंगे विपक्ष के तौर पर आप लोग सुझाव क्यों नहीं दे रहे हैं? समृद्धि जी, विपक्ष के तौर पर आप लोग सुझाव क्यों नहीं दे रहे हैं? लाखों लोगों ने सुझाव दिया, आप जो बात कह रहे हैं आपको नहीं लगता है कि उन लाखों लोगों के सुझाव पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आप लोग खड़ा कर रहे हो? आप लोग एक रेजिस्टेंस बन रहे हो इस बाधा में, जो भूपेंद्र जी कह रहे थे कि ये राष्ट्र की मांग है, उस मांग में एज रेजिस्टेंस का काम आप क्यों कर रहे हो? बात ये जानना बहुत जरूरी है, बात इस रेजिस्टेंस यूसीसी की नहीं है। रेजिस्टेंस इस बात की है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है सरकार में। अगर हमको ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि यूसीसी की जब हम बात करते हैं तो फिर एक जो कमेटी बैठी थी उसमें साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि ये जरूरी नहीं है। और फिर जब हम वन नेशन वन लॉ के क्या जरूरी नहीं है, लगाते हैं, कैसे जरूरी नहीं है, इसको लेकर जवाब दीजिए समृद्धि जी। क्या लैंगिक न्याय जरूरी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि पुरुष और महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि जो कुरीतियां वो खत्म होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि हर धर्म के लिए, हर इस राष्ट्र में, इस देश में हर धर्म के लिए सिर्फ एक सिर्फ कानून होना चाहिए? क्या इसको लेकर भी बड़े सवाल है? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। हम लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन लॉ के नारे लगाती है। अगर देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए तो उत्तराखंड की यूसीसी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाहर क्यों रखा गया था? जब आपके यहाँ एक पूरी आबादी को आप ऐसे एक्सक्लूड कर देंगे तो वो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? ये सिलेक्टिव सिविल कोड नहीं बन गया। और जब बात रही महिलाओं की सशक्तिकरण की और महिलाओं की राइट्स की, तो ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करती है, ये तो बिल्कुल महिला विरोधी सरकार ऑलरेडी हम जान सकते हैं इसको। अब ये सब यूसीसी का ये जो ढोंग कर रही है, यूसीसी महिला विरोधी है, क्या कहना चाहते हैं समृद्धि जी? आप मुझे बताइए, क्या इतना अगर आपको फेमिनिज्म करना होता है तो क्या आपको उस महिला की चिंता नहीं हुई जो 30 किलोमीटर दूर जिसका शोषण हुआ चीफ मिनिस्टर के आवाज से? क्या उसकी चिंता नहीं हुई? अभी जब हमने देखा किस प्रकार से महिलाएं पानी लेने गई, उनकी मृत्यु हो गई, क्या उनकी चिंता नहीं हुई आपको? आपको नहीं लगता क्या कि एक महिला के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी डिग्निटी है? एक महिला होने के नाते मैं ये बात सबको बता देना चाहूंगी कि मैं खुद मध्य प्रदेश में असुरक्षित फील करती हूँ। और ये बात यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से महिला एनसीआरबी का डेटा में महिला अत्याचार में सबसे ज्यादा आगे मध्य प्रदेश है। क्या यार ये चिंता का विषय नहीं है हमारे? बिल्कुल, आपके तमाम आरोप सही, लेकिन आप ये अब तक नहीं समझा पाए, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। आपकी यूसीसी क्या महिला विरोधी है क्या समृद्धि जी? छोटा छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं। क्या लैंगिक आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो सही है क्या? तमाम आपके आरोप सही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध, सब कुछ सही है, सबको एक जगह रख देते हैं, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना कि यूसीसी के भीतर जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जिस पर बातचीत की जा रही है, किसी धर्म भावना को आहत न करते हुए एक ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है। उत्तराखंड की भी जो आप बात कर रहे हैं, वहां भी ड्राफ्टिंग कमेटी से चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, फिर जाकर वो समाधान निकला। यहां भी वही हो रहा है। आदिवासियों को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए भी वैकल्पिक सुझाव आए हैं कि पूरी तरह से रखना है, नहीं रखना है, कि ऑप्शनल व्यवस्था के भीतर रखना है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं बल्कि उसमें सुझाव देना भी होना चाहिए। उस लिहाज से क्या कांग्रेस सोच रही है? फिर बताइए, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं। कांग्रेस का यही सुझाव है कि बिल्कुल आप अगर जो भी महिला सशक्तिकरण का काम है बिल्कुल जो अच्छा है वो करिए। तो सवाल ये भी है ना कि ये कितना पेपर में आएगा और कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं इसके डेटा जानना चाह रही हूँ उत्तराखंड का कि कितना जो महिलाओं, क्योंकि हमने देखा एक लिव इन रिलेशनशिप की बात जब उत्तराखंड में उठी तो उससे भी बहुत बड़ा बवाल हुआ कि कैसे जो अडल्ट कंसेंटिंग अडल्ट है उनको भी 3 महीने तक की जेल हो सकती है। अजय जी, क्या ये एक महिला के उससे क्या बदला है? ठीक है, सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया समृद्धि जी, समय नहीं हमारे पास, कम है अजय जी। उत्तराखंड में क्या बदला, गोवा में क्या बदल गया, गुजरात में क्या बदल गया यूसीसी लागू होने के बाद की वो बदलती तस्वीर मध्य
प्रदेश में दिखेगी? जवाब दीजिए। बेटी को मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी भी धर्म की बेटी को उसकी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिल गया। किसी भी धर्म की बेटी को यदि उसका विवाह विच्छेद हो रहा है तो उस विवाह विच्छेद में उसकी सहमति, उसके मत का अधिकार मिल गया। हमने देखा है कि पॉलीगैमी का विषय किसी एक धर्म विशेष में कितना है। किसी एक व्यक्ति को 4 शादियां करने की अनुमति होती है और उसके बाद से जो बाधाएं उत्पन्न होती है, फिर डिवोर्स के विषय आते हैं, उसमें भी उनको अधिकार नहीं है। तो ये बदला है। लेकिन समझ की जो बात हो रही थी, इन्होंने शेड्यूल ट्राइब की बात की थी। शेड्यूल ट्राइब को क्यों एक्सक्लूड किया गया, शेड्यूल ट्राइब को एक्सक्लूड करने की आवश्यकता क्यों थी? ये सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में आएगा, सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में। हमारे संविधान के 5th शेड्यूल ने, 6th शेड्यूल ने जो व्यवस्था बनाई है ट्राइब्स को लेके, उनके कस्टम्स को लेके, उनके कल्चर को, प्रोटेक्शन को लेके, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि उनके उत्थान के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो अभी भी पूरी नहीं हुई। दूसरा जो विषय, इनको बार बार जो चिंता सता रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है। आज इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में जब जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, तो देश में एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस है जिसका नेतृत्व महिला कर रही है। लेकिन उसको महिलाओं से चिंता नहीं है, उसको अपने परिवार की चिंता है। तो आज जब ऐसे विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं जिसके साथ में ये संविधान के निर्माताओं की मंशा थी कि आर्टिकल 44 इंसर्ट करके उन्होंने ये भविष्य के लिए रख दिया था कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आप आवश्यकतानुरूप इसमें बदलाव कीजिए, लेकिन सिर्फ अपने गट्ठा वोट बैंक को, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को संतुष्ट करने के लिए और एक ऐसे वर्ग को बचाने के लिए आप ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं जिसके देश की आधी आबादी को, मध्य प्रदेश की आधी आबादी के जो मूलभूत अधिकार है वो भी सुनिश्चित होंगे। तो कहीं ना कहीं मैरिज के विषय, डिवोर्स के विषय, एलिमनी के विषय, इनहेरिटेंस के विषय, ये बहुत सर्वोपरि है। भूपेंद्र जी, ठीक है, समय हमारे पास कम है। जी आपकी बात आ गई। भूपेंद्र जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं किस तरह से यूसीसी जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासत भी तेज है, लेकिन मजबूती तौर पर यूसीसी किस तरह से मध्य प्रदेश में दिख सकता है, उसको लेकर क्या सुझाव देंगे आप? प्रतिबद्ध है और उसने कमेटी भी बनाती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब राजीव गांधी ने साहिवानों के, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, साहिवानों को दिया था 1985 में, उस न्यायालय में जब उसमें भी इस फैसले में यूसीसी का उल्लेख किया गया था और जिसको संसद के द्वारा कांग्रेस ने बदल दिया था, राजीव गांधी जी ने वो कोर्ट के फैसले के। अब महिलाओं की जब बात होती है तो वो जो उसने उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 62 वर्ष की साहिवानों महिलाओं को तलाक दे दिया गया। अब उसके बच्चे, उसके नाती थे, अब वो कहां जाती? उसके लिए सरकार, वो कोर्ट गई, कोर्ट ने फैसला दिया और वो सुप्रीम कोर्ट तक जीती। उसके बाद आपने उस फैसले के तहत जो तत्कालीन सरकार थे उस फैसले को वो कानून बना दिया और उसको बदल दिया। तो उस समय भी वहां पे नागरिक जो फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद यूसीसी के लिए रिकमेंड किया था और कहा था कि यहाँ पे भी सब जगह समान नागरिक यूसीसी लागू होना चाहिए। अब आप बात देखिए, ऐसे कई फैसले आए हैं तो सरकार, मुझे ये नहीं लग रही कि सरकार कोई नई चीज कर रही है। सरकार संविधान के तहत ही जो कार्रवाई है 44 अनुच्छेद के तहत कर रही है। दूसरी बात, अनुसूचित जनजाति की जो हो रही तो वो अनुच्छेद 5 और 6 में कही गई उनकी, तो वो भी संविधान के तहत है। अगर उसके विपरीत कोई काम कर रही है सरकार तो आप उसको, और दूसरी बात, उसको घेरना चाहिए। क्यों नहीं घेरना चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी है कि, और विपक्ष की ये भी जिम्मेदारी है कि कोई गलत है किसी भी कानून के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं छीने। लेकिन अगर आप पृष्ठभूमि में देखेंगे तो ऐसे बहुत से फैसले किए गए। देखिए उन्हीं की सरकार में, चाहे ठीक है भूपेंद्र जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम, जो मैं बार बार लगातार कहता हूं अपनी चर्चाओं में, डिबेट में, मेरी कोशिश ये रहती है कि विपक्ष की तरफ से सुझाव जरूर आए ताकि जनता तक ये बात पहुंचे। लेकिन समृद्धि ने साफ तौर से इसे नकार जरूर आज दिया। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, अजय धवले जी जो बात कर रहे हैं, लेकिन समृद्धि जी ने जो बात कही कि धरातल पर वो तस्वीरें दिखनी चाहिए जिसकी बात आज, जिस रिफॉर्म की बात हो रही है, अब आने वाला समय बताएगा जरूर धवले जी कि किस तरह से इसको आप लोग जमीन पर उतारते हैं, किस तरह का प्रोसेस इसमें दिखता है। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समृद्धि जी आपका, अजय जी आपका और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ईसीसी को लेकर सियासत जारी है, बवाल जारी है। इस बीच ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जो है लगातार प्रयासरत है कि किसी तरीके से यूसीसी को लेकर आया जाए, इसको धरातल पर उतारा जाए। लेकिन सवाल वही है जो विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि सिर्फ धरातल पर उतारने से नहीं बल्कि उसके बेहतर क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। तस्वीर और तकदीर यूसीसी के बाद मध्य प्रदेश की कितनी बदलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।